Okay. Good morning, students. Yes, we were doing our chapter number 2, history. Let's continue. Today our topic is the Russian Revolution. हमने अभी किया था कि जो सोशलिज्म है, फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, सोशलिज्म इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, उसमें लास्ट में हमने कंक्लूड किया था कि जो सोशलिस्ट हैं, they never succeed to form the government, but they have some seats in the parliament always, but never succeed to form the government. Clear? Now come to the Russian Revolution. रशिया जो है वो यूरोप का एक सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है कंट्री था, क्योंकि जो रशिया की पॉपुलेशन है दैट इज मोस्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर. सो इट वाज द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स. अब यहाँ पर जो सोशलिस्ट है, इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की रशिया में 1917 में, when the October Revolution occurred in Russia. वहां पर मोनार्की जो है वो खत्म हो गई फरवरी 1917 में, और उसके बाद जो है अक्टूबर मंथ को वहां पर अक्टूबर मंथ को रशियन रेवोल्यूशन के नाम से बुलाया जाता है. तो रशिया जो है वो एक ऐसे कंट्री था यूरोप का जहां पर सोशलिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, जबकि पहले हमने कहा कि जो यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज हैं उनमें सोशलिस्ट कभी भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए. अब रशिया में ऐसे क्या रीजन थे कि वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई? वहां पर जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, फरवरी में जो रेवोल्यूट हुआ, वो किस कारण से हुआ? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑकर्ड? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि वहां पर रेवोल्यूशन हुआ और सोशलिज्म आया? तो सबसे पहले एक लुक देखते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे कि रशिया जो है वो किस तरीके का कंट्री था, क्या उसकी बाउंड्रीज थी, किस टाइप के जो है वहां पर लोग रहते थे. सो सबसे पहले इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. तो सबसे पहले जो कि रशिया का लीडर था या रूलर था, हु वाज द रूलर ऑफ द रशिया? जार निकोलस सेकंड. अब हम बात करते हैं इसकी टेरिटरी की, कि मॉस्को के साथ साथ जो आज के टाइम के फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस, these are included in Russia that time. Now all these are now separate states, but at that time all these means Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus were included in the Russia. And some part of Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan, these are also included in Russia at that time. The religion of the majority of Russian people was Russian Orthodox Christianity, and some Greek Orthodox Church was also grown, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhist. मेन जो रिलीजन था वहां के लोगों का वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में वो बिलीव करते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो दो और फॉर्म है क्रिश्चियनिटी की, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, उसके लोग भी जो है रशिया में रहते थे. इनके साथ साथ कुछ मुस्लिम और बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग भी रशिया में रहते थे. This is a short description about Russia at the time of 1914. Now, what were the circumstances in Russia, or what was the social and economic condition in Russia at the time of 1914? तो हम देखेंगे कि वहां पर इकोनॉमी
कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, मीन्स इकोनॉमी का मतलब कि वहाँ के लोग जो है वो किस टाइप का वर्क करते थे, है ना? तो इट मीन्स कि जो 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें रशिया में, तो रशियन पीपल्स वर एग्रीकल्चरलिस्ट। मेन जो वर्क था रशिया के लोगों का वो क्या था? एग्रीकल्चर। अबाउट 85% पीपल ऑफ रशिया वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है उस टाइम जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर भी ये प्रोपोर्शन यानी एग्रीकल्चर पीपल का प्रोपोर्शन जो है वो क्या था? बहुत हायर था। जैसे कि फ्रांस में 40% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज थे। Germany में 50% people were engaged in the agriculture. So in the entire European countries, the proportion of agriculturalists were very high because that time इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बहुत कम लोग या बहुत कम कंट्रीज ऐसी थी जहां पर पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो अभी भी लोग जो है वो किस में एंगेज थे? एग्रीकल्चर में। अब ये एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए तो किया ही जाता था, साथ साथ जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, दैट वर आल्सो एक्सपोर्टेड। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी रशिया में? इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ एक जगह तक उसका हमें कंसंट्रेशन मिलता है। जो अगर हम बात करें कि डोमिनेंट एरिया थे, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया से, दैट वर टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। These two are the most developed industrial area of Russia. इनमें भी दो तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है, एक तो क्राफ्ट्समैन और दूसरा फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर हमें दो तरीके की इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। एक तो क्राफ्ट्समैन जो घर से ही काम करते थे, स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करते थे, और दूसरी थी फैक्ट्रीज। तो पहले जो भी प्रोडक्शन किया जाता था, चाहे वो क्लोथिंग है या फिर शूज हैं, ये सब का प्रोडक्शन जो है घरों पर छोटे स्केल पर किया जाता था क्राफ्ट्समैन से। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन क्राफ्ट्समैन के साथ साथ ही वहां पर फैक्ट्रीज लगना भी शुरू हो गई। जो क्राफ्ट वर्कशॉप थे उनके पास ही फैक्ट्रीज भी सेटअप होना शुरू हो गई। मेन जो फैक्ट्रीज हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो मेन रीजन था, दैट वाज अ रेलवे। रेलवे नेटवर्क जैसे जैसे एक्सटेंड हुआ, when the railway network was extended, many factories were set up in the Russia. और फैक्ट्रीज लगेंगी तो इट मीन्स क्या होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आएंगे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने। तो धीरे धीरे रशिया में क्या शुरू हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। पहले जो है प्रोडक्शन वो किया जाता था क्राफ्ट्समैन से, फिर क्राफ्ट्समैन जो है उनके साथ साथ वहां पर फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई। जैसे ही रेलवे एक्सपेंड हुआ, रेलवे नेटवर्क जो है इंट्रोड्यूस हुआ वहां पर, तो फैक्ट्रीज जो है वो वहां पर a number of factories were established in Russia, and due to the factorization, the foreign investment also increased. अब इसमें एक और ट्विस्ट आया जब कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जब कोल प्रोडक्शन डबल हुआ, यानी उससे क्या हुआ? आयरन एंड स्टील का आउटपुट जो है वो 4 टाइम्स हो गया। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो गया। जिससे अब क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज हैं वो और भी ज्यादा वहां पर लगनी शुरू हो गई। तो 1900 तक जो है सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। पहले हमने स्टार्टिंग में बात की कि सबसे ज्यादा वहां पर क्राफ्टमैन थे, फैक्ट्रीज बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री लगना शुरू हुई, जिससे वहां पर जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ उससे फैक्ट्रीज के नंबर्स में और इंक्रीज आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। अब रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या हो गया कि जो कोल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोल जो है वो एक बल्की मटेरियल है और उसको दूर तक लाना और ले जाने के लिए हमें चीप एंड अफोर्डेबल जो है ट्रांसपोर्ट मीन की जरूरत होती है। तो रेलवे ने उसकी वो नेसेसिटी को कंप्लीट किया, जिससे कोल प्रोडक्शन डबल हो गया। कोल प्रोडक्शन के डबल होने से आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स है और क्राफ्टमैन, उन दोनों के ही जो है नंबर इक्वल हो गए, यानी फैक्ट्री वर्कर्स भी इंक्रीज हो गए। अब फैक्ट्रीज जो हैं वहां पर उस टाइम में जो इंडस्ट्रीज है दैट वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। मीन्स कि वहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज नहीं थी, दैट वर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, नो डाउट कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है कुछ मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स रखे हुए थे वर्क के, लेकिन जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट रूल्स तो बना देती है बट उसको फॉलो कोई नहीं करता। तो सिमिलरली वहां पर भी यही सिचुएशन थी। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिटरमिन किए थे, आवर्स जो है वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड किए हुए थे, लेकिन फैक्ट्री ऑनर्स थे या फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे, they always broken that rule. So in the craftsmen or in the small workshops, working days was sometimes 15 hours or 10 to 12 hours in factories. Working hours in the craft shop that were 15 hours and in the factories that were 10 to 12 hours. तो एकोमोडेशन जो है वो वहां पर रूम से लेकर, यानी एक रूम से लेकर, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वर्कर जो है वो एक रूम में भी रहते थे, बहुत सारे वर्कर एक ही रूम में रह रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है डॉर्मिटोरीज, जिसमें एक ही पूरा एक बड़ा हॉल है और उसी में सभी वर्कर रह रहे हैं। तो इस तरीके से उनके रहने की जो है सुविधा उनको दी गई थी। दैट वाज आल्सो वेरी मेसी। अब यहाँ पर हमने दो चीज देख ली कि एक तो इंडस्ट्रीज लगी लेकिन वहां पर लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे, वर्किंग आवर्स वर जो है वो अनलिमिटेड थे, अकोमोडेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। अब तीसरी चीज जो वहां पर इंडस्ट्रीज को लेकर थी दैट वाज वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। जो वर्कर्स हैं वो भी एक ही कैटेगरी के नहीं थे, कुछ जो है वर्कर्स जो है वो कुछ सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो विलेजेस से आए थे और उनका अभी भी अपने जो लिंक है वो अपने विलेजेस के साथ था। कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो प्रॉपरली सिटीज में सेटल हो गए थे। परमानेंटली सिटीज में सेटल हो गए थे। अब वर्कर्स दैट वाज आल्सो डिवाइडेड बाय देयर स्किल। एक जो मेटल वर्कर है सेंट पीटर्सबर्ग में, उसका कहना था कि वो मेटल वर्कर जो है वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट समझते थे, यानी कि जो काम था स्किल बेस्ड वर्क था, वो लोग क्या समझते थे कि हम दूसरे वर्कर से सुपीरियर हैं, वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट जैसा शो करते थे। तो यहाँ पर हमें डिवाइडेशन मिला अमंग द वर्कर्स, स्किल बेसिस पर हमें सुपीरियरिटी जो है वो देखने को मिली। दूसरी चीज, देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन ऑल्सो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वुमेन जो है वो 31% फैक्ट्री लेबर प्रोड्यूस करती थी 1940 में। 1940 तक 31% जो वर्कर्स थे वो कौन थे, वुमेन्स थी। बट यहाँ क्या ट्विस्ट है कि वुमेन्स को सेम वर्क के लिए एज कंपेयर टू मैन बहुत कम वेजेस प्रोवाइड की जाती थी। दे वर पेड लेस देन मैन, ऑलमोस्ट हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मेन्स वेजेस। अगर एक आदमी की डेली की वेज 100 रुपीज थी तो सपोज, तो वुमेन्स की क्या थी, ओनली 33 रुपीज, 35 रुपीज और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पर वर्कर्स में भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, सोशल टाइप्स भी। दूसरा, वेजेस में मेंस और वुमेन्स में, वुमेन्स को सेम वर्क के लिए मेंस के कंपैरेटिवली कम पे किया जाता था।
तीसरी चीज जो वर्कर्स में हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, दैट वाज द ड्रेसिंग सेंस। अब जैसे जैसे वर्कर्स अपने आप को हायर स्टेटस जो है शो करते थे, प्रिटेंड करते थे, तो उनके ड्रेसेस जो है सेंस में भी उनमें वेरिएशन देखने को मिलता था। यानी जो लोग कंसीडर किए जाते थे वर्कर, वो एक सेपरेट टाइप की ड्रेस पहनते थे। जो सुपीरियर अपने आप को प्रिटेंड करते थे, वो कुछ अलग वियरिंग करते थे। तो यहाँ पर हमें ड्रेस सेंस और उसमें भी हमें वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलती है। कुछ एरियाज में जो वर्कर्स हैं उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी, ताकि जो जिस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट हो या कुछ ऐसे पर्सन्स जिनको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत हो, तो उन पर्सन्स को, उन वर्कर्स को हेल्प किया जा सके। क्लियर। अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस इन रशिया एट द टाइम ऑफ 1914। तो आपने इसमें सारा आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होना शुरू हुई। इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। वेजेस और मिनिमम वेजेस जो है गवर्नमेंट ने डिटरमिन किए थे, लिमिटेड आवर्स गवर्नमेंट ने डिटरमिन किए थे, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। सो वर्किंग आवर्स एंड वर unlimited and wages were very low. Thirdly, workers were also divided in different social groups. A metal worker considered as a aristocrats, and women's wages for the same work between men and women were also differ. क्लियर। अब इस डिवीजन के साथ साथ वर्कर जो है वो क्या होता था कि हमने देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज में वर्कर डिवाइडेड थे, है ना। लेकिन जब कभी कोई भी अनजस्ट होता था उनके साथ वहां पर, या कोई वर्किंग कंडीशन को लेकर जब भी कोई बात आती थी, तो वो दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। तो वो काम करना इकट्ठे हो जाते थे और काम करना बंद कर देते थे, यानी स्ट्राइक कर देते थे। तो इस तरीके की कंडीशंस जो हैं हमें वहां पर देखने को मिली। और स्ट्राइक्स जो हैं वो दैट टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक होती रहती थी। अब कंट्री साइड, यानी कि जो हमारे वहां पर विलेजेस थे, कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, ठीक। तो कंट्री साइड पर क्या सिचुएशन थी? कंट्री साइड्स में peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the orthodox church owned large properties। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलता है कि कल्टीवेशन जो है वो कौन करते थे? पीजेंट्स करते थे। लेकिन जितनी भी लैंड थी दैट वाज अंडर द नोबिलिटी, द क्राउन, क्राउन मीन्स जो राज दरबार के यानी जो किंग के ऑफिशियल्स थे, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च से यानी कि जो प्रीस्ट और ये सब थे क्लर्जी, दैट हैव द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वर्कर्स जैसे हमने देखा कि उसमें डिवाइडेशन था, तो पीजेंट्स में भी हमें डिवाइडेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोनों तरीके से वर्कर्स में भी देखा हमने कि दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बट यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो पीजेंट्स हैं दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अब वो नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जो नोबिलिटी हैं, यानी जो अपने आप को अपर क्लास मानते थे सोसाइटी में, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट किस लिए किया जाता था? क्योंकि वो जो वहां के किंग थे, जार निकोलस, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब वो किंग के लिए काम करते थे, तो किंग नो डाउट कि उनकी बात सुनता होगा, है ना। तो इसलिए पीजेंट्स जो है वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, और उनको ना जाते हुए भी उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती थी। यहाँ पर नोबल्स को जो रिस्पेक्ट मिलती थी वो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट शो करते थे क्योंकि वो वहां के किंग जार निकोलस को अपनी सर्विसेज देते थे।
जबकि जो फ्रांस में क्या था, फ्रांस में ये सिचुएशन रिवर्स थी। वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, वो नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे, हार्टली रिस्पेक्ट करते थे और कई बार उनके लिए उन्होंने फाइट भी किया। बट इन रशिया दे वर रिस्पेक्टेड ओनली ड्यू टू देयर सर्विसेज टू द Tsar। अब रशिया में क्या सिचुएशन थी कि जो वहां के पीजेंट्स थे, वो क्या मानते थे कि जब हम कल्टीवेशन हम कर रहे हैं तो ये लैंड भी जो है वो हमारी होनी चाहिए। वो लैंड जो है वो किसके पास नहीं होनी चाहिए, नोबल्स के पास नहीं होनी चाहिए। नोबल पीपल हैं उनको हमें दे देनी चाहिए ये लैंड। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता था कि वो रेंट भी पे नहीं करते थे और कई बार उन लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर दिया जाता था। तो 1902 में ये चीज हमें रशिया में, साउथ रशिया में बहुत ज्यादा देखने को मिली। और 1905 में ऑल ओवर रशिया में ये इंसिडेंट होने लगे कि लोगों ने, यानी पीजेंट्स ने रेंट पे करना बंद कर दिया, लैंडलॉर्ड्स को मारना शुरू कर दिया, बिकॉज दे बिलीव दैट द लैंड मस्ट बी देयर, the nobles have to give them their land. So they began to murder landlords and refuse to pay the rents. And till 1905, these incidents took place all over Russia. तो यहाँ पर हमें रशियन पीजेंट जो हैं यूरोपियन पीजेंट से एक अलग वे में दिखाई दिए। एक और अलग वे था जहां पर हमें पीजेंट्स जो है, रशिया में जो पीजेंट्स हैं वो यूरोपियन पीजेंट से डिफर थे। उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने, जैसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर and what were what was be the profit, they divided the profit among the इंडिविजुअल फैमिलीज। कि क्या करते थे, जितने भी उनके इनपुट्स थे, जो भी उनके पास जो है लैंड पर काम करने के लिए इनपुट्स थे, चाहे वो सीड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं या कैपिटल है उनकी, वो सारा वो इकट्ठे मिलकर उसमें लगा देते थे और जो भी उससे अर्निंग होती थी वो भी उन सभी फैमिलीज में डिवाइड हो जाती थी। तो रशियन पीजेंट्स ने दे इंट्रोड्यूस्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, किस तरीके की इकोनॉमी थी रशिया में। पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स में हमें जो है वहां डिवाइडेशन देखने को मिलता है, पीजेंट्स में डिवाइडेशन देखने को मिलता है। पीजेंट्स ने लेकिन रेवोल्यूट करना शुरू कर दिया, लैंड को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी मानना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रेंट पे करना बंद कर दिया और लैंडलॉर्ड्स को मर्डर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से तीसरी चीज की जो पीजेंट्स है उन्होंने दैट इंट्रोड्यूस्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग इन रशिया आल्सो। अब हम बात करते हैं कि जो सोशलिज्म है वो रशिया में कैसे आया। सोशलिज्म इन रशिया, अब आपने सरकमस्टांसेस देख लिए कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा टेंस थे, वो भी बहुत ज्यादा जो है ग्रीवेंसेस से निकल रहे थे क्योंकि दे वर पेड वेरी लिटिल एंड दे हैव टू वर्क फॉर अनलिमिटेड आवर्स। moreover accommodation facilities were not provided to them। ठीक, तो सोशलिज्म आया कैसे रशिया में। 1940 तक, 1914 का जो पीरियड था तब तक रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं बनाई जा सकती थी। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो यहाँ पर एक पार्टी जो है रशिया में बनाई गई 1898 में। नो डाउट कि वो भी पार्टी क्या होगी, इलीगल होगी, लेकिन उस पार्टी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इलीगली जो है वो ऑपरेट कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो दैट वाज अ पार्टी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये एक आपका एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि when was the Russian Social Democratic Workers Party was founded? It was founded in 1898 by the socialists who believed in the Karl Marx ideas। कार्ल मार्क्स के आइडियाज हमने पढ़े थे, क्या थे कार्ल मार्क्स के आइडियाज, कि जो वर्कर्स हैं that can bring the socialism in the country।
because they are who made the profit for the industrialist. तो यहाँ पर ये जो सोशलिस्ट हैं वो मार्क्स के आइडियाज में बिलीव करते थे और उन्होंने अपनी एक इलीगल पार्टी बना ली थी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये इलीगली इसको ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रशिया में उस टाइम नहीं बनाई जा सकती थी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिया और वर्कर्स को इन आइडियाज के थ्रू मोबिलाइज करना शुरू किया कि आप जो है अपने राइट्स को पहचानिए, आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस बेटर होनी चाहिए और इन सब जो है इन सब चीजों के लिए उन्होंने स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया टू द डिफरेंट रीजन एंड टू द डिफरेंट फैक्ट्रीज। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialist. अब कुछ सोशलिस्ट का मानना क्या था कि जो रशिया के पीजेंट्स अपने लैंड को पीरियोडिकली पूल डाउन कर रहे हैं यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, वो एक तरीके से नेचुरल सोशलिस्ट ही है। अब सोशलिज्म का मीनिंग क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, एक पर्सन की ओनरशिप ना हो, बल्कि दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द एंटायर सोसाइटी। अब पीजेंट क्या कर रहे थे कि वो अपनी लैंड को इकट्ठा कर रहे थे और उसका प्रॉफिट भी सब में डिवाइड हो रहा था, तो कोई भी एक पर्सन वहां पर उसका ओनर नहीं था। तो कुछ सोशलिस्ट जो हैं रशियन सोशलिस्ट को वो क्या मानते थे कि जो रशिया के पीसेंट्स हैं वो ऑलरेडी नेचुरल सोशलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो पीजेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, रेवोल्यूशन का एक मेन सोर्स होंगे, एक मेन फोर्स होंगे, ना कि वर्कर्स। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या बिलीव किया करता था वो कि वर्कर्स जो है वो सोशलिज्म ला सकते हैं, लेकिन कुछ सोशलिस्ट क्या मानते थे कि यहाँ पर रशिया में ऑलरेडी पीजेंट्स जो हैं वो सोशलिज्म ला रहे हैं, तो रेवोल्यूशन जो होगा या रशिया में जो सोशलिज्म आएगा वो किसके थ्रू आएगा, पीजेंट्स के थ्रू आएगा, ना कि वर्कर्स के थ्रू। तो यहाँ पर सोशलिज्म जो है वो कंट्री साइड में बहुत ही जल्दी स्प्रेड होना शुरू हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीजेंट्स इन द कंट्री साइड। अब उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1900। सो यहाँ पर क्या क्या कि जो बिलीव करते थे कि जो पीजेंट हैं वो सोशलिज्म ला सकते हैं, तो उन लोगों ने कंट्री साइड में अपनी एक पार्टी फॉर्म कर ली और उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1900। अब ये पार्टी जो है वो किसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, पीजेंट्स के राइट्स के लिए, और उनकी जो डिमांड थी कि लैंड जो है वो क्या होनी चाहिए, वो उनकी अपनी होनी चाहिए, ना कि नोबल्स की होनी चाहिए। जिस लैंड पर वो काम कर रहे हैं वो लैंड उनकी होनी चाहिए। सो दे बिलीव्ड that the land belonging to nobles to be transferred to the peasants। अब इस चीज के लिए उन्होंने फाइट करना यानी रेवोल्यूट करना शुरू कर दिया। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस चीज से जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उनसे एग्री नहीं करते थे, क्योंकि लेनिन का मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ पीजेंट्स जो हैं वो बहुत ही रिच हैं, कुछ पीजेंट्स जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं। सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीजेंट्स आल्सो। सो वर्कर्स जो हैं कुछ जो है वो एक लेबरर की तरह काम करते हैं और कुछ जो है वो क्या है, कुछ कैपिटलिस्ट हैं। पीजेंट्स में भी कैपिटलिस्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जमींदार होते हैं, उनके पास लार्ज लैंड होती है, वो एम्प्लॉयड करते हैं वर्कर्स को। तो उस टाइम रशिया में भी सेम कंडीशन थी। कुछ पीजेंट्स बहुत ही रिच थे, कुछ बहुत ही पुअर थे, कुछ लेबरर की तरह काम करते थे और कुछ सम ऑफ देम एक्ट एज अ कैपिटलिस्ट। सो यहाँ पर भी हमें पीजेंट्स में भी हमें डिफरेंटिएशन की पॉलिसी देखने को मिलती है। सो वो क्या मानते थे कि जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, सो दे बिलीव्ड दैट दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट movement, means peasants could not be पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। अब पार्टी जो है वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर डिवाइडेड थी
यहाँ पर हमें एक मेन देखने को मिलेंगे, व्यूज देखने को मिलेंगे। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, वो क्या मानता था कि जो repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. कि इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कि कोई भी आया और इस पार्टी का मेंबर बन गया। यहाँ पर जो नंबर है मेंबर्स हैं वो भी लिमिटेड होने चाहिए और किन पर्सन्स को उसका मेंबर बनाया जाएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मेंबर। लेकिन दूसरा व्यू क्या था? दूसरा व्यू था मेंशेविक्स का। अब मेंशेविक्स क्या मानते थे कि दे थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जैसा कि जर्मनी में कि इस पार्टी में कोई भी जो पर्सन है वो इसका मेंबर बन सकता है। अब मेंबरशिप को लेकर भी यानी स्ट्रेटेजी को लेकर भी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर हमें डिफरेंट व्यू देखने को मिले। लेनिन बिलीव्ड इन द control the number and the quality of its member, while the Menshevik believed in the party should be open to all. नेक्स्ट इसमें हमारा आ गया कि जो 1905 का टाइम था वो बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था। टर्बुलेंट टाइम का मतलब बहुत ही उथल पुथल लाने वाला, जिससे सारी चीजें उलट पलट हो जाए। तो ऐसा टाइम था रशिया में 1905 में, जब वहां पर रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ। अब रशिया में क्या था? ऑटोक्रेसी थी। जार निकोलस जो है वो वहां का किंग था। तो यहाँ पर भी जो है जार निकोलस जो है वो दैट वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। किंग ऑटोक्रेसी का मतलब किंग का अपना शासन, जो वहां वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है। तो इट मींस बाकी यूरोपियन कंट्रीज के टाइम के जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रशिया में भी उस टाइम जो है ऑटोक्रेसी थी और जो जार निकोलस है वो पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट नहीं था, यानी कि पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करता था। दैट वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अब लिबरल्स जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, ऐसे ही लिबरल्स जो हैं उन्होंने भी रशिया में कैंपेन किए इन सब चीजों को एंड करने के लिए, यानी वहां पर किंग रूल को एंड करने के लिए उन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन किए। अब इस कैंपेन में सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज इन दोनों ने ही, यानी दोनों जैसे सोशल डेमोक्रेट्स they were in the favor of workers and socialist revolutionaries they were in the favor of peasants. So they on both of them demanded for the constitution. अब उन्होंने 1905 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना शुरू कर दिया और इसको सपोर्ट किया वहां के नेशनलिस्ट ने। और जो वहां की मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, यहाँ जिसको वहां के जदिस जो हैं वो चलाते थे, तो वो भी क्या करना चाहते थे? वो भी अपने इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे टू लीड देयर सोसाइटीज। मीन्स टू से कि सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट revolutionaries both of them agree in the end of monarchy and to bring the constitution in Russia, and they were supported by the nationalists and the Jihadists in their target. अब हम उससे पहले की बात करेंगे कि 1904 में हुआ क्या। अब यहाँ पर जो है 1904 का पीरियड जो है वो रशियन वर्कर्स के लिए वो बहुत ही बुरा था भाई। क्यों था? क्योंकि उस टाइम एक ऐसा टाइम आया जहां पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा राइज कर गए। प्राइसेस राइज करने से क्या हुआ कि जो वर्कर्स की रियल वेजेस है वो रिक्लाइन कर गई। अब रियल वेजेस क्या होती हैं कि जिसके जैसे कि हमारी वेजेस 100 रुपीज है ना। 100 रुपीज में सपोज कि हम टोटल इनकम मान लेते हैं 100 रुपीज है और उससे हम 1 kg जो है वीट परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वीट की जो प्राइस है वो राइज कर जाए, वो 120 रुपीज पर kg हो जाए, तो हम 100 रुपीज से क्या 1 kg अब वीट
परचेज कर सकेंगे? नहीं ना। तो हमारी इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन प्राइजेस इंक्रीज कर गए। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे रियल वेजेस। ठीक, कि रियल वेजेस जिससे हम कुछ चीजें अपनी एसेंशियल गुड जो है परचेज कर सकते हैं, तो वो हम वहां पर 20% डिक्लाइन कर गई। लोग जो हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन से जुड़ने लगे। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो रशियन वर्कर्स की असेंबली है, उनके 4 वर्कर्स ने 1904 में जो है रेवोल्यूट करना शुरू करा। और यहाँ पर क्या किया कि जो पुटिलोव आयरन वर्क्स है, वहां पर इन्होंने अब ये लोग अपने एक्शन में आ गए। धीरे धीरे ये स्ट्राइक जो है वो इंक्रीज हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी। इनकी स्ट्राइक के पीछे इनके जो डिमांड्स थी वो क्या थी? reduction in the working day to 8 hours and an increase in wages and improvement in working conditions। जिन सर्कमस्टांसेस से, जिन ग्रीवेंसेस से वो निकल रहे थे, अब उन्होंने उसको दूर करने के लिए डिमांड करना शुरू किया कि हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो लिमिटेड कर दिए जाए, और दूसरा हमारी वेजेस बढ़ाई जाए, और थर्ड कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाए। अब इस चीज के लिए वर्कर्स को लीडर करने के लिए उस टाइम लीड कौन कर रहा था? तो जो वर्कर्स हैं, क्योंकि उनकी रियल वेजेस कम हो गई, तो उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और ऐसी ही स्ट्राइक जो है 1904 में स्टार्ट हुई, जहां पर 4 मेंबर्स जो थे रशियन वर्कर्स की असेंबली के, उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया पुटलोव आयरन वर्क्स में। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में भी 1,10,000 वर्कर्स ने जो है स्ट्राइक शुरू कर दी। अब इन सबकी एक ही डिमांड थी कि हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो लिमिटेड कर दिए जाए, यानी कि वर्किंग आवर्स जो हमारे 10 टू 12 आवर्स हैं उनको रिड्यूस करके 8 आवर्स कर दिया जाए, वेजेस हमारी इंक्रीज की जाए, और वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया जाए। तो इन डिमांड्स को लेकर वहां पर मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।